बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँ वाली। बेटा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि डिफरेंट हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हमने इसके अंदर डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब जनरली बायोमोलिक्यूल्स का आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ कि क्या होते हैं। जैसे सर ने आपको बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, उनका आपके पास जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है, लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, दैट इज़ द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट परसेंटेजेस में सेल लेवल पर मौजूद होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि लाइफ का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है ना, तो सेल भी किसी ना किसी चीज़ का तो बना हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स तो नहीं उसमें आ जाते, तो वो कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे बायो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब सारे बायो मॉलिक्यूल्स को नहीं कहते, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी जो है उसको तो हम बायोकेमिस्ट्री में देख रहे होते हैं ना। ठीक है, या जनरली जैसे हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं, उसके बाद हम अमीनो एसिड्स को जोड़ देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, यानी प्रोटीन बन गई है। इसी तरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट यूनिट्स को जोड़ देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से। तो अब वो 3D स्ट्रक्चर नहीं होता उसका जो हम देख रहे होते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना बोर्ड पे ड्रॉ हो रही होती हैं। आपको पता है ना कि 3D स्ट्रक्चर बोर्ड पे इजीली ड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3D जो आपके पास स्टडी है उसके हवाले से हम देख रहे थे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना था। ठीक है, तो बेटा प्रीवियस जो हमारे पास 2 एप्लीकेशंस थी वो सर ने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, प्रोटीन्स के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, एक्टिव साइट्स के हवाले से, ठीक है, एंजाइम्स की, उसके बाद ड्रग्स के हवाले से बात कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर, दैट इज़ द आइडेंटिफाइंग होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस एंड आइडेंटिफाइंग प्रोटीन मिसफोल्डिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस। अब बेटा होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन आप ऐसे समझें कि ये होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। अब पैरासाइट की जब हम बात करते हैं ना, तो पैरासाइट में फिर सारे आ जाते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग नहीं भी होंगे ना हमारे लिए, मतलब किसी भी लिहाज से वो हम पे डिपेंड कर रहे हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, जैसे लाइस का इंटरेक्शन होता है ना ह्यूमंस के साथ। ठीक है, तो लाइस जो है अब क्या चीज़ है, वो एक पैरासाइट है ना, लेकिन वो ऐसे हमें नुकसान कोई नहीं दे रही, कि मतलब वो बीमारी नहीं फैला रही। तो ऐसे पैरासाइट्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं ना बेटा, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि होस्ट के साथ जो पैथोजेंस हैं वो जब इंटरेक्शंस में आते हैं तो किस तरह का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जब ये हमें नहीं पता होगा ना, तो हम फिर कोई क्योर फाइंड आउट नहीं कर सकते उसका। ठीक है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करती है ये चीज़ स्टडी करने में, कि वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ या किसी भी अपने होस्ट के साथ इंटरेक्शन में आ रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए 3D स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों का, होस्ट का भी और पैथोजन का भी। ठीक है, साइंटिस्ट कैन सी हाउ द पैथोजन अटैच टू एंड एंटर्स द होस्ट सेल। अब ऑब्वियसली जब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा ना, ठीक है, तो ही हम मालूम कर सकते हैं कि पैथोजन ने किस तरह से अटैक किया, मतलब उसका मोड ऑफ एक्शन क्या था, वो किस चीज़ के साथ जाके, किस मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड हुआ है, ताकि हम वहाँ पे किसी और चीज़ को बाइंड करवा दें, ताकि उस जो पैथोजन है उसको वहाँ पर अटैक करने का मौका ना मिले। ठीक है, अब सिंपल सी एग्जांपल इसकी ये कोविड-19 से उठाई गई है। ठीक है, जिसको मैंने आपसे कहा था कि सार्स के नाम से, ठीक है, कोविड-19 के नाम से, कोरोना वायरस के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसकी डिफरेंट रीजंस जो हैं वो उसकी बेस पे नाम दिए गए हैं। सो बेटा स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, अब स्पाइक हम किसको कह रहे हैं? स्पाइक बेटा वो जो एनवेलप था ना, हमने देखा था कि कोरोना वायरस जो हमारे पास वो एक एनवेलप्ड वायरस था। ठीक है, तो अब उसका जो एनवेलप था हमारे पास, उसके ऊपर एक स्पाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेट्स सपोज आपके पास ये एनवेलप है ना,
ठीक है। तो उसके ऊपर इस तरह का आपके पास एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने स्पाइक का नाम दिया था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये क्या होते हैं, विच स्टिक आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वायरस, दे लुक्ड एट द प्रोटीन ऑन ह्यूमन सेल, ठीक है, दैट एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ स्पाइक प्रोटीन। तो अब वो कहते हैं कि आपने अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन की स्टडी करनी है, ठीक है, उसका 3D स्ट्रक्चर जानना है ना। उसके बाद उसने ह्यूमन के जिस सेल पे अटैक करना है और जिस जगह पे जाके वो स्पाइक लगेगी ना, आपने वहाँ पे मौजूद जो रिसेप्टर साइट है या रिसेप्टर प्रोटीन है उसको स्टडी करना है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पाइक का स्ट्रक्चर किस तरह का है और जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। अब हम स्पाइक की तरह की कोई चीज़ तैयार कर लेंगे, कोई ड्रग तैयार कर लेंगे ताकि वो जाके बाइंड कर जाए रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर और फिर स्पाइक्स जो हैं उसकी मदद से वो वायरस जो है वो सरफेस के ऊपर अटैच ही ना हो सके, क्योंकि वायरस को हम मार तो नहीं सकते ना, ठीक है। ये तो डिसाइड कर लिया था हमने कि वो लिविंग है ही नहीं ना, वो डेड चीज़ के तौर पे एक्ट करता है, क्रिस्टल लाइक एक्ट करता है, तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो उससे जान छुड़ाने का फिर ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया ना हमारे पास। तो कहते हैं कि सच ड्रग्स इनहिबिट्स द इंटरेक्शन ऑफ वायरस विद द रिसेप्टर एंड कंसिक्वेंटली ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दोबारा आपको यहाँ पर ना इसका रेफरेंस दे देती हूँ कि ये किस हवाले से हमसे बात कर रहा है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये होस्ट का सेल है, ठीक है, इसको आप समझें कि ये ह्यूमन सेल है ना, ठीक है, ये हमारा वाइट ब्लड सेल है, WBC है, ये आपके पास इसका साइटोप्लाज्म है सारा, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक वायरस आके अटैक करता है इसके ऊपर और वो स्पाइक्स वाला वायरस होता है, ठीक है, ये वाला वायरस होता है। ये अपने इस स्पाइक की मदद से जो है ये जो ग्रीन कलर में नॉब आपको नज़र आ रही है, इससे मिलती जुलती नॉब जो है ये इसके ऊपर भी मौजूद होती है, या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिसेप्टर साइट कहेंगे, ठीक है, नॉब नहीं कहते, रिसेप्टर साइट कहते हैं। अब ये वाला जो आपके पास वायरस है, ठीक है, दिस वायरस, ये इसके करीब आएगा और इस पॉइंट के ऊपर इसके साथ अटैच होगा और यहाँ से फिर जो वायरस का DNA है या RNA है, ठीक है, वो होस्ट के सेल के अंदर एंट्री गेन करेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर हमने इन दो पॉइंट्स को स्टडी करना है, एक तो इसको और एक इसको। इनका स्ट्रक्चर अगर हमें पता चल जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम एक ड्रग प्रिपेयर कर लेंगे जो ऑलरेडी मौजूद होस्ट के रिसेप्टर साइट पे जाके लगेगी या एक्ट करेगी। जैसे ही ये चीज़ उसके पास आएगी यानी वायरस आएगा तो उस स्पाइक को अटैच होने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इनफैक्ट वायरस को नहीं मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिजीज़ का क्योर जो है वो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वायरल हो सकती हैं आपके पास या बैक्टीरियल हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख लें कि दोबारा इसने ना सार्स का वर्ड यूज़ किया है, जो मैंने आपको इसकी एब्रीवेशन आपसे लेक्चर से हट के थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, ठीक है। स्पाइक्स के हवाले से भी आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा है। फोर्थ आपके पास जो लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ द आइडेंटिफाइंग प्रोटीन मिसफोल्डिंग्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो बेटा आप अपना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझें कि प्रोटीन्स क्या होती हैं ना, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, और वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं दैट आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नंबर एज वेल एज सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की हम बात करते हैं जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरियर है, ठीक है। अब बेटा वो 574 अमीनो एसिड्स की बनी हुई है प्रोटीन, ठीक है। अब 574 में से 573 नॉर्मल होते हैं और 574 वाला जो है वो कोई चेंज अमीनो एसिड लग जाता है ना, तो उसकी वजह से सारी की सारी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आप समझें कि उन 573 का रोल भी ख़त्म हो जाएगा उस 574 वाली प्रोटीन की अमीनो एसिड की वजह से, सिर्फ एक की वजह से। 573 नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं और अमीनो एसिड्स जो हैं उस प्रोटीन के अंदर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ना सिर्फ उनका नंबर बल्कि उनकी अरेंजमेंट भी, उनका सीक्वेंस भी, ठीक है, कि थर्ड नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, अगर उसकी जगह पे आपने कोई और लगा दिया तो बाकी सारे 574 अपनी जगह पर हैं, तो फिर क्या होगा, वो प्रोटीन ठीक से काम नहीं करेगी,
ठीक है बेटा। तो अब वो कहता है कि जो प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग्स हो जाती हैं, आपको पता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास। प्रोटीन ना सिर्फ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं हमारी बॉडी में, बल्कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं इनकी वजह से ना। जैसे बहुत सारी प्रोटीन्स हमारे पास एंजाइम्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हमारे पास हार्मोन्स के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं इनकी जो करेक्ट फोल्डिंग है ये बहुत ज़रूरी है इसका पता लगाना, ठीक है। अब करेक्ट फोल्डिंग का हमें पता होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी रॉन्ग फोल्डिंग का हम पता लगा सकते हैं ना, ठीक है। जैसे बेटा नॉर्मल 574 अमीनो एसिड्स की हीमोग्लोबिन प्रोटीन का हमें पता होगा कि कौन सा अमीनो एसिड किस जगह पे लगा हुआ है, तो तभी कोई रॉन्ग प्रोटीन हमारे सामने आएगी तो हम कहेंगे ना कि नहीं इसमें इस नंबर पे मसला है जिसकी वजह से ये नॉर्मल प्रोटीन की तरह नहीं लग रही, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग सिस्टिक फिब्रोसिस, पार्किंसंस डिजीज़ एंड अल्जाइमर डिजीज़ ओरिजिनेट करती हैं किस वजह से, यानी ये तीनों बीमारियां वो कहते हैं किस वजह से होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं ड्यू टू द इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब कि ये सारी, इसका मतलब है कि प्रोटीन रिलेटेड डिजीज़ है ना, ये डिजीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो कहता है कि ये किसी भी वजह से या तो जीन गलत हो जाती है, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किसी वजह से गलत हो जाता है तो वो प्रोटीन ठीक नहीं होती, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल जो अमीनो एसिड्स किसी जगह पे लगने होते हैं तो वो नॉर्मल नहीं होते, बल्कि कोई ना एक गलत हो जाता है, तो उसकी वजह से सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब मिस फोल्डिंग की वजह से जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट हो सकती हैं, ठीक है। अब सबसे सिंपल एग्जांपल जो है ये मैं आपको हीमोग्लोबिन वाली यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा दे देती हूँ ना। अब बेटा हीमोग्लोबिन का जो सेल होता है ना, जो नॉर्मल हमारे पास, सॉरी मैं सेल कह रही हूँ, जो नॉर्मल प्रोटीन होती है ना उसकी ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का, ठीक है, जो नॉर्मल आपके पास हीमोग्लोबिन होती है। और इसमें अमीनो एसिड कितने होते हैं बेटा? 574, ठीक है। अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसमें समटाइम्स म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। जब ये प्रोटीन बन रही होती है ना तो समटाइम्स जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है, सिकल लाइक, ठीक है, दरांती की तरह हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी अमीनो एसिड्स क्या हैं? स्टिल 574 हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अब वो कहते हैं कि इसमें जो आपके पास डिस्क लाइक हीमोग्लोबिन है ये वाली, इसमें 574 अमीनो एसिड्स ना सिर्फ नंबर में पूरे हैं बल्कि तरतीब भी उनकी स्पेसिफिक है। ये जो आपके पास सिकल लाइक हुई है इसमें 573 का नंबर भी वही है और सीक्वेंस भी ठीक है, लेकिन 574 यानी एक जो है 574 में से एक जो है वो गलत हो गया है। तो उस एक गलत की वजह से देखें डिस्क लाइक की वजह से, डिस्क लाइक से शेप चेंज हो गई है सिकल लाइक में, ठीक है। अब इसने ऑक्सीजन को कैरी करना था, अब आप खुद सोचें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से आसानी से गुजरेगा, ठीक है, बजाय कि जो सिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर तो बेटा ट्रैप हो जाएगी ना, ऑक्सीजन फंस जाएगी अंदर, ट्रैप होगी तो आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेगी तो उसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है ये ख़तरनाक डिजीज़ हो सकती हैं आपके पास। तो जाहिर सी बात है आपको प्रोटीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो आपको पता चलेगा ना, जब रॉन्ग स्ट्रक्चर आएगा तो ही आप फिर तभी मालूम कर सकते हैं कि इसको ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है बेटे? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी होती है। अब इन 3 डिजीज़ के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देती चलूँ कि जो सिस्टिक फिब्रोसिस होती है ना, इसमें बेटा ये हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है ना उसके अंदर की तरफ को ना म्यूकस की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर जो एयर पैसेज होता है ना, मतलब हवा के गुजरने का जो रास्ता होता है वो तंग हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक डिजीज़ होती है जिसमें म्यूकस लेयर जो है डेवलप हो जाती है। इसी तरह से आपके पास एक होती है बेटा पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसके लिए उसको हम कहते हैं कि बेटा ये डोपामीन है ना, ठीक है। और वो बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है ना, तो वो हमारे ब्रेन के सेल्स किसी वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं ना तो वो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और नर्वस सिस्टम की जो मोटर पावर होती है ना, मतलब हमारी बॉडी की जो रिजिडिटी होती है उसको मेंटेन रख, जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो बेटा उनके हाथ पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी की रिजिडिटी डिक्रीज़ हो रही होती है ना। वो खैर पार्किंसंस डिजीज़ तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो तो एज के साथ साथ बॉडी की मशीनरी वीक हो रही होती है ना और सारे नर्व सेल्स भी वीक हो रहे होते हैं। लेकिन ये कहता है कि अर्ली एज में जो है अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना तो ये पार्किंसंस डिजीज़ होती है। और बेसिकली आपके पास अमीनो एसिड्स के साथ रिलेट कर रही है तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स के साथ। उसके बाद आपके पास है अल्जाइमर डिजीज़,
ठीक है। अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर भी आपके पास एक 2 किस्म की प्रोटीन्स जो हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स पैदा होती हैं आपके जो नर्व सेल्स होते हैं ना, एक नर्व सेल के आउटसाइड प्रोड्यूस होती है, न्यूरॉन के बाहर एक प्रोटीन बन जाती है, एक प्रोटीन उसके अंदर बन जाती है, तो वो उस न्यूरॉन को या नर्व सेल को अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देती, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास ये डिजीज़ जो हैं ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो अब वो यही बात कर रहे हैं ना कि अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जिस मॉलिक्यूल की वजह से हुई, पार्किंसंस डिजीज़ जिसकी वजह से हुई, अल्जाइमर डिजीज़ जिसकी वजह से हुई, ये सारे क्या थे, केमिकल थे ना, कोई प्रोटीन था, कोई अमीनो एसिड का डेरिवेटिव था, कोई म्यूकस था। तो वो कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा, कंपोजिशन जो है या 3D स्ट्रक्चर पता होगा, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका अब जो क्योर है वो किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।